नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी कोर्स के अनुसार न्यू सिलेबस 2021-22 के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला आपका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि हमने जो पढ़ा था रासायनिक समीकरण लिखने के चरण भी हमने पढ़ लिए थे, समीकरण को किस तरह से संतुलित करते हैं ये चीज़ भी हमने देख लिया था। इसके पहले हमने रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी हमने सीखी, बताई आपको। ठीक है, इसके बाद इससे पहला का जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने रासायन ये परिवर्तन पढ़ा, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, पूरा हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाइए आप। बहुत सारे बच्चों के अच्छे रेस्पॉन्स हैं, इस तरह हम नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर आप इस चैनल पर बने रहें। ठीक है, और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक, यानी हम कह सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण, रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व देखेंगे कि इस रासायनिक संतुलित समीकरण का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसके महत्व की अगर हम बात करेंगे, किसी रासायनिक यानी किसी संतुलित समीकरण का महत्व। ठीक है, तो इसका जो पहला जो हमारे पास जो महत्व है, वो पहला महत्व है इसका कि रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम का स्मरण करता है या करती है। ठीक है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अगर हम बात करें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, जैसे मान लो A+B और ये बना AB। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का अर्थ क्या है, कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो द्रव्यमान है इसको न तो हम इसका निर्माण कर सकते हैं और न ही इसका हम विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न इसका निर्माण कर सकते हैं, न विनाश कर सकते हैं। नष्ट बोल दो या विनाश बोल दो, एक ही बात है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसकी परिभाषा लिख लें कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्मरण करती है। ठीक है, जो संतुलित समीकरण होती है, ये भी इसका क्या है, एक महत्व है। इसके बाद में देखो दूसरा महत्व अगर आप लिखना चाहें तो हमें अभिकारक व क्रियाफल की जानकारी होती है। ठीक है भैया, ये रासायनिक समीकरण जो संतुलित होती है उसी से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अभिक्रिया के या समीकरण के दोनों ओर समान परमाणु की जानकारी प्राप्त होती है। दोनों साइड परमाणु की समान संख्या प्राप्त होती है हमें। नेक्स्ट आप लिख लेंगे कि भौतिक अवस्था का भी पता चलता है। भौतिक अवस्था का भी पता चलता है। भौतिक अवस्था का भी क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, भौतिक अवस्था का भी क्या चलता है, पता चलता है। नेक्स्ट
समीकरण या अभिक्रिया में उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय का भी पता चलता है। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय का भी पता चलता है भैया। उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय का भी क्या चलता है, पता चलता है। अगर दोनों दिशाओं में कार्य कर रही है तो उत्कर्मणीय, और एक ही दिशा में काम कर रही है तो अनुत्कर्मणीय का भी हमें पता चलता है, ठीक है ना। और ताप दाब का तो हमें पता चलता ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये था कि एक हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है, और वो था द्रव्यमान संरक्षण नियम का स्मरण। बस ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, तो आपने वैसे तो पढ़ा ही था कि समीकरण और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। नाम वही होता है, सिर्फ रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों में व्यक्त करना, वो रासायनिक समीकरण थी। अब अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखिए क्या होती है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात एक नया पदार्थ बनेगा, यहाँ क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा और वो पदार्थ स्थायी होगा। कैसा होगा? स्थायी होगा। देखो, रासायनिक परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं, पहला जो हमारा इस चैप्टर का वीडियो था उसमें हमने यही पढ़ाया था परिवर्तन, जिसमें रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनके कुछ उदाहरण थे, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में कौन सा परिवर्तन होना? रासायनिक परिवर्तन होना। क्या होना भैया? रासायनिक परिवर्तन होना, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम यहां पढ़ेंगे, जिसमें हमारी जो पहली अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया है? जैसे संतुलित अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, इसके अलावा और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये सब हम क्रम से पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक, जैसे परमाणु संख्या के आधार पर आपने संतुलित किया था समीकरण। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या के आधार पे, द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखेंगे, संतुलित समीकरण करेंगे, ये संतुलित समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम द्रव्यमान संख्या के आधार पे करेंगे। परमाणु संख्या के आधार पे मैंने बहुत पहले बता दिया है आपको, फिर भी मैं यहां बता देता हूं, दोबारा से बता देता हूं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दोनों, आप यहां लिखेंगे एक पॉइंट स्टार लगा के, रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या के आधार पर समीकरण संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण संतुलित करते हैं। आप नोट्स बनाते जाएं, बिल्कुल रेगुलर आप नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रेगुलर नोट्स बनाइए, उनका अध्ययन कीजिए,
किताब को भी पढ़िए आप, ठीक है, किताब से भी, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या समान के आधार पर, संख्या के आधार पर समीकरण संतुलित करते हैं और अभिकारक व उत्पाद दोनों और परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझेंगे और इसी पॉइंट को दोबारा से अध्ययन करेंगे, परमाणु संख्या के आधार पे भी देखेंगे, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ। और फिर हम एक यहां आपको बताएंगे द्रव्यमान संख्या के आधार पर कैसे देखें कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। देखो एक समीकरण है हमारे पास और वो समीकरण है Mg+O2 और ये क्या बनेगा MgO। सबसे पहले देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो चुका है यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले परमाणु संख्या के आधार पे समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम 1 है हमारे पास, ऑक्सीजन 2 है, टोटल परमाणु कितने हो गए 3। इधर देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल परमाणु कितने हैं 2। तो ये समीकरण क्या है असंतुलित है। कैसी समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण है, ये कंकाली समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण या फिर कंकाली समीकरण है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भैया ये तो हो गया परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पे। अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या के आधार पे ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसमें जो हम ये बात करें कि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, ठीक है, जो परमाणु संख्या होता है यानी परमाणु क्रमांक इसका, ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितने नंबर पे आता है, ये 12 नंबर पे आता है। और द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि सीधे अंतर में हम अगर देखें कि परमाणु क्रमांक का दुगना, परमाणु भार, या उसे हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर पे आता है, तो 12 का दुगना करेंगे हम, तो कितना हो गया मैग्नीशियम 24। ऑक्सीजन 16 नंबर पे आता है, 16 का दुगना 32, ठीक है, और 32 को कितने से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, ये हो गया हमारा इधर, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो 24 प्लस इसको करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया 64, इसको जोड़ देंगे तो 888 M, ठीक है, ये आ गया इधर द्रव्यमान इसका। इस साइड में देखते हैं मैग्नीशियम, यानी वही लिख देंगे कितना 24 प्लस 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, एक 8 पे आता है ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान 16 होता है। तो देखो इसको जोड़ देंगे हम 0 और एक 40 M, ठीक है, 24 और 16 को जोड़ेंगे तो हम देखो ये हो गया 40 M। तो देखो यहाँ द्रव्यमान कितना आ रहा है 88 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 40 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये समीकरण कैसी है असंतुलित समीकरण है। वो आपसे लिख के देगा कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसको संतुलित कीजिए या संतुलित है या नहीं है, ठीक है, या फिर परमाणु संख्या के आधार पे, ठीक है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो वो परमाणु संख्या के आधार पे पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसको हम संतुलित करते हैं, तो देखो इसको संतुलित करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने का वही तरीका होता है, देख लेंगे मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो 2 करने के लिए क्या करें यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से जांच कीजिए, मैग्नीशियम 1 है, इधर 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगाइए। अब ये देखो आप अब जांच कर लेते हैं, देखो मैग्नीशियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, टोटल कितने आ गए परमाणु संख्या 4। इधर देखो मैग्नीशियम 2 और ये ऑक्सीजन भी कितना है 2, तो ये समीकरण क्या है संतुलित समीकरण है। क्या है संतुलित, ये संतुलित समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है, ठीक है, ये संतुलित समीकरण होगी। अब इस द्रव्यमान संख्या के आधार पे देखते हैं तो 2 गुणा में 24, क्योंकि भैया 12 और 12 का दुगुना द्रव्यमान 24, ठीक है, तो 2 उससे गुणा कर देंगे, प्लस में ऑक्सीजन 16 पे होता है, गुणा 2 से कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आगे यहाँ इसको गुणा कर देंगे 8
ठीक है 8 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 4, 48। इसको कर देंगे कितना आ गया 32। ठीक है टोटल जोड़ देंगे इसको 0, और ये आ गया 80m। कितना आ गया 80m। जोड़ सकते हैं अब 8 और 2 10। ठीक है 0 और 7 और 1 8। अब इधर भी देख लेते हैं। देखो 2 मैग्नीशियम कितना है यहाँ 2 है, गुणा में 24 प्लस से देखो ऑक्सीजन भी तो 2 है तो 16। ठीक है और गुणा में 2। अब इसको गुणा कर देते हैं हम, तो यहाँ ये आ जाएगा कितना 48 प्लस में कितना आ जाएगा 32, और इसको जोड़ेंगे तो 80m। कितना आ गया 80m। ठीक है 80m आ चुका है, दोनों का 80m आएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखो इसका भी आ गया 80m और इसका भी कितना आ गया 80m। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या के आधार पे भी दोनों समीकरण क्या है संतुलित समीकरण है। कौन सी समीकरण है संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से हमें करना है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे तो मैं आपसे बिल्कुल विनती करूंगा कि इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं केमिस्ट्री के इस चैप्टर के वो वीडियो देखें, आप रेगुलर अध्ययन करें, नोट्स बनाइए और फिर ये वीडियो आप देखें। इससे आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लेके आएंगे रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके भी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है इसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है और विस्थापन अभिक्रिया में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो तत्व होते हैं क्रियाशीलता के आधार पर किस तत्व की क्रियाशीलता ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है इसके बाद में द्विविस्थापन है ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और शायद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है या फिर 2 वीडियो भी हो सकते हैं। आप तो रेगुलर अध्ययन करते जाएं। ठीक है जितना थोड़ा थोड़ा आप अध्ययन करेंगे ठीक है उतना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है और हम थोड़ा थोड़ा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सिर्फ पहला चैप्टर है, थोड़ा आप वीडियो छोटे बनाइए। ठीक है क्योंकि देखो बहुत सारे अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग दूसरे सब्जेक्ट की क्लास भी लेते हैं, और अब जल्द ही हम यहाँ इंग्लिश और मैथ की क्लास भी चालू करने वाले हैं। ठीक है ना जल्द ही चालू हो जाएगी आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लास भी। और जब तक आप साइंस में इंटरेस्ट लीजिए ठीक है और नोट्स जरूर बनाइए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ नोट्स अच्छे बनाइए बिल्कुल। ठीक है धन्यवाद।